fold back. पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने बीती रात तड़के करीब 3:30 बजे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। भारत दुनिया के तमाम देशों के राजनयिकों को इससे जुड़ी जानकारियां भी दे रहा है। सरकार के आला सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय हमले के बारे में ट्वीट कर फंस गया है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं है, या तो पाकिस्तान आतंकवादी कैंप का वजूद माने या फिर भारत की कार्रवाई का विरोध करे। ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी कैंप था जहां तमाम तरह की सुविधाएं थी। ये पाकिस्तान की सरकार की नाक के नीचे ही चल रहा था। खास बात यह भी है कि यह कैंप प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाके में था। इधर सरकार भी सारे विपक्षी दलों से बात उसने की है, जिसमें सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली मौजूद थे। ये जो हमला किया गया है जिसमें जैश का ये एक बड़ा कैंप बर्बाद किया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पिछले दिनों तमाम देशों ने, जिसमें चीन भी इस दफा शामिल था, उसको माना, उसका नाम लिया। भारत पे जो हमला किया गया था उसमें जब जैश ने जिम्मेदारी ली थी, इसके बाद इस पर अब चर्चा काफी हो रही थी कि जैश के ऊपर प्रतिबंधित तो वो पहले से था, कार्रवाई हो। मेरे साथ यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर। हमारे साथ साथ उदय भास्कर भी होंगे जो डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के, पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व डिप्लोमैट, और एयर मार्शल पीएस आलूवालिया हमारे से जुड़ेंगे। लेकिन ज्योति, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि यहां पे भारत, आपको लगता है कि एक अच्छी स्थिति में इस तरह से है कि जैश के ऊपर पूरी दुनिया मान रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए और वो पहले से ही प्रतिबंधित गुट है, बावजूद इसके वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था। पाकिस्तान इससे नकारता भी रहा है और कहता रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, पर कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब जब भारत ने जैश पर हमला किया तो वो ये कह सकता है कि हमने तो जैश पर हमला किया है, आपकी सरजमीन पे जैश है और फल फूल रहा है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, जो भारत कह रहा है। जी नगमा, ये आप बिल्कुल जायज़, ये जो आपने कहा ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपने देखा आज विदेश सचिव विजय गोखले साहब ने भी कहा, और ख़ास करके जो उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल जो उन्हें किए हैं वो बहुत ही अहम है, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक नॉन मिलिट्री स्ट्राइक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। जी, तो उसका ये मतलब है कि हमने किसी पाकिस्तानी यूनिट पे या इंस्टॉलेशन पे या उन पे नहीं बिल्कुल हमला किया। जो हमला है वो, और जैश ए मोहम्मद का नाम लेके उन्होंने किया है कि भारत के जो इंडियन एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने जैश के कैंप पे बालाकोट में हमला किया। दूसरा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उन्होंने बालाकोट का जब नाम लिया तो खैबर पख्तूनख्वा जो राज्य का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसमें, और मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के हुआ है, क्योंकि एक पीओके में भी एक बालाकोट है, लेकिन बाद में हमें सूत्रों के उनसे ये जानकारी मिली कि ये वाकई में खैबर पख्तूनख्वा में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, मैं वहां पे गई भी हुई हूँ जब वहां पे 2005 में जब अर्थक्वेक हुआ था। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज सुबह सुबह जो पाकिस्तान के जो DG-ISPR हैं, जो वहां के फौज के जो स्पोक्समैन हैं, उन्होंने अपने आप, तो सबसे पहले दुनिया को जो ये जानकारी मिली है, ये पाकिस्तान ने ये जानकारी दी है। तो पहले उन्होंने ये कबूल किया कि हम पे ये हमला हुआ है। उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं किया, हमने उनको विमानों को भगा दिया। जी बिल्कुल, वो सब उन्होंने बाकायदा कहा है, लेकिन सबसे पहले जो एक्नॉलेजमेंट है ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है। दूसरा, अब बाद में शाम को अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से अगर ये बयान आता है कि देखिए ये बिल्कुल फजूल है, इसमें कुछ नहीं हुआ, और हम, ठीक है, अगर यही उनका रिएक्शन है तो मुझे लगता है कि वो भी डाउन प्ले कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी डाउन प्ले हो रहा है, और इंशाल्लाह कोई इस पे, पर हमारी तरफ से बाद में ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम तो सामने आया ही है। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से गुलाम नबी आजाद बार बार पीओके को क्यों स्ट्रेस करते रहे, शायद वो गलती से कह रहे, वो कंफ्यूज हो गए थे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो लोग बैठक में मौजूद थे उन्होंने कहा कि उनको बार बार यही बताया गया था कि ये खैबर पख्तूनख्वा वाला है, बालाकोट है, लेकिन बाद में उनके मुंह पे चूंकि जबान पे वो पीओके चढ़ा हुआ, इसलिए बाहर जाकर उन्होंने वो पीओके बोल दिया। खैर बहरहाल, एयर मार्शल आलूवालिया साहब भी हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ पिनाकी रंजन चक्रवर्ती साहब भी हैं। चक्रवर्ती साहब, आपसे मेरी कुछ समय पहले मुलाकात भी हुई थी स्टूडियो में, हम भी जो भारत के सामने विकल्प है उन पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक विकल्प ये भी था जो आज हुआ है एयर स्ट्राइक का। तो आपको क्या लगता है कितना प्रभावी होगा, कितना इफेक्टिव ये होगा, और किस तरह का संदेश हम पाकिस्तान को दे रहे हैं? मैं पहले एक बात कह लूं, उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। एक चीज जो है जिस पे हम गौर करें कि यूएनएससी के जो रेजोल्यूशन हुआ उसके लिए हमने इंतजार किया
क्योंकि उसमें क्लियरली जैश ए मोहम्मद का नाम लगाया गया था, और इसलिए इंटरनेशनल स्टेज पे हमको एक तरह से उसकी एंडोर्समेंट मिली। उसके बाद ये स्ट्राइक हुआ है। एक तो ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, और दूसरी रही बात कि अब आगे क्या होगा। आगे तो देखना है क्या होगा। पाकिस्तान में अभी जो भी डिबेट्स चल रही हैं, उनके पार्लियामेंट में मीटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा वो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें से लगता है कि कुछ तो मुझे लगता है रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स वहां भी हैं कि इमीडिएटली कुछ मतलब कुछ तो शायद नहीं होगा, तो पर हो सकता है कुछ, दे कैन ऑल्सो ट्राई, बट क्या करेंगे तो उनके ऑप्शंस जी, क्योंकि एस्केलेशन अगर ज्यादा करें तो क्षति उनको ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अभी बहुत ही नाजुक है। जी पिनाकी रंजन चक्रवर्ती, एक और बात, मैंने ये शुरुआत में ही कहा था कि यूएनएससी में नाम आ गया था जैश ए मोहम्मद का, उसके बाद ये हमला हुआ है, किया है भारत ने, पर जितने विकल्प के बारे में पुलवामा के बाद चर्चा हो रही थी, आपको लगता है कि जो स्ट्राइक भारत ने आज की, जैसे कि जिस प्रिसिजन से की और 1.5 मिनट में जिस तरह से टारगेट तक पहुंच के वापस आए मिराज 2000, वो सबसे बढ़िया विकल्प था, सबसे अच्छा विकल्प था जो भारत ने अब इस्तेमाल किया है? देखिए, विकल्प तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जल्दी से हुआ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, जो हमारे एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं वो कंफर्म कर पाएंगे कि हवाई जहाजों को ठीक एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, ये कुछ काफी दूर से हम मार सकते हैं इसको, हवाई जहाज जो है। तो एक या तो थोड़ा सा नजदीक जाके अंदर घुस के उसका जो रेंज अगर उसको मिल जाता है और उसको टारगेटिंग उसको लॉक हो जाता है, तो वो आप कई किलोमीटर दूर से उसको आप मार सकते हैं। तो ये तो एक बात है, इसलिए हवाई जहाज को एकदम बालाकोट के ऊपर जाके मारने की शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी। एक तो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए वो जल्दी से वापस भी आ सके, क्योंकि मकसद वही था कि कोई मतलब नुकसान ना हो, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका भी हम उसको पूरा कर सके। जी ठीक है। अहलुवालिया साहब, आपके पास आना चाहूंगा। यही बात जो चक्रवर्ती साहब ने कही है कि जिस तरह का मिशन था काफी मुश्किल था, क्योंकि 3:30 बजे रात को ये हुआ है, जो टारगेट था वो काफी दूर था, एक हॉस्टाइल टेरिटरी थी। किस तरह से आपको लगता है कि अंजाम दिया होगा जाबाज पायलटों ने? देखिए, ये जो था, ये स्ट्राइक हुआ है सुबह के टाइम, जहां डार्कनेस में 3:30 और 4 के दरमियान। अब क्या था कि हमने सेलेक्ट किया था, हमारे एयरफोर्स ने, मिराज 2000 हवाई जहाज ये काम करने के लिए। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। इसने अपनी जो कार्रवाई है वो कारगिल की टाइम प्रूव किया था। ये वेपन्स भी ले सकता है, प्रिसिशन वेपन्स। इसका नैव अटैक सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा है। इसकी मेंटेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी मिशन अकम्पलिशमेंट के लिए वो भी बहुत हाई है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इनने क्या यूज़ किया है। स्पाइस एक मिसाइल है, वो 30-40 किलोमीटर जाती है, और ये जीपीएस पे जाती है इनिशियली। उसके बाद ये टारगेट के नज़दीक जो आती है वो मैचिंग करती है टारगेट की फोटोग्राफ जो उसकी मेमोरी में होती है और जो एक्चुअल वो देख रहा है, तो उस मुताबिक इसकी प्रिसिशन काफ़ी हाई है। और जो हवाई जहाज है उसको, जैसे आप कह रहे थे कि उसको टारगेट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ रेंज है। और जैसे कि बालाकोट इज़ विद इन पाकिस्तान टेरिटरी, इट इज़ नॉट द बालाकोट इन पीओके, एंड देयरफॉर ये जो डिसाइड किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल विल थी, कैपेबिलिटी थी, एंड वी कैरिड द डिप्लोमेसी विद अस, एंड वी हैव कन्वेड अ मैसेज। हम पाकिस्तान को दे चुके हैं कि आप अगर ये टेररिज्म करते जाएंगे तो इसके लिए आपकी पेनल्टी जो आपको चुकानी पड़ेगी वो बहुत हैवी होगा। जी। और इस मुताबिक ये डेटरेंस था। एयर पावर जो है वो एक डेटरेंस के दरम्यान से आगे बढ़ता है, और डेटरेंस का मतलब ये है कि जो हमारे दुश्मन होते हैं वो फिर कोई एडवेंचर नहीं करेंगे,
और करेंगे भी तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा। जी, पर बहुत बात सारे- रही उनके अटैक की, उनका अटैक तो आएगा ही नहीं। हाँ जी, जी जी, जी। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात पूरी कर तो लीजिए। अटैक जो है उनकी तरफ से जो रिटेलिएशन है वो रिटेलिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि वो डिनाई करते हैं। डिनाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो एस्केलेशन लैडर में नहीं चढ़ना चाहते जहां के फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर हो। और दूसरी बात यह है कि अपने ऑडियंस को, अपने देश के ऑडियंस को वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कोई मतलब हमारे हवाई जहाज या हमारी मिलिट्री फौज आगे बढ़ी है और उनको पीछे छोड़ दिया है। जी। तो इन चीज़ों के लिए वो डिनाई करेंगे। वो हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर करना नहीं चाहते, जैसे अभी जी। बताया था आपको चक्रवर्ती साहब ने कि इकोनॉमी उनकी इतनी लो है, वो लोगों से डोल मांग रहे हैं, और अगर वो कन्वेंशनल वॉर में जाएंगे वो तो बिल्कुल ही उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी, पर इस पे तो मैं बाद इसलिए में वो चर्चा चाहते नहीं करना हैं। चाहूंगी। इसके अलावा पर एक- ईरान के साथ जी हाँ। जी, वापस आएंगे आपके पास मार्शल आहलूवालिया। मैं कॉमोडोर उदय भास्कर से ये बात पूछना चाहती हूँ। जब हमने अभी मिराज 2000 के बारे में बात की, हमें मार्शल आहलूवालिया ने बताया कि क्यों चुना गया मिराज 2000 को। हालांकि ये वही मिराज हैं जो कि करगिल के दौर में यूज हुए, लेकिन नए वेपन्स के साथ इस्तेमाल किए गए। पर कुछ यहाँ इस तरह की चर्चा भी सुनाई दे रही है जगह जगह पे कि अगर अब आज रफाल होता तो शायद आपको मिराज को वहां ले जाना नहीं पड़ता, वो यहीं से मार कर सकता था। तो ये भी एक सवाल आज उठ रहा है कि हमारी एयर फोर्स जो है वो कितनी अपग्रेडेड है। साहब देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल उठता है तो एक प्रकार से तो यह स्वाभाविक ही है कि मिराज एयरक्राफ्ट जब हमने लिया था उसके बाद कई प्रकार के जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, राफेल एयरक्राफ्ट एक जनरेशन आगे बढ़ा हुआ है। हालांकि जैसे आहलूवालिया साहब ने बताया है, मिराज के अंदर जो वेपन पैकेज है उसमें एक बढ़ोतरी जरूर है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी फौज के लिए अगर आपके पास बेहतर इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म होगा तो आपका जो क्षमता है वो जरूर सकारात्मक रूप से वो प्रभावित होगा। परंतु शायद आज अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो इसमें एक नैतिक संकेत भी है कि जब आज हमारे भारतीय सेना की खूबी हो रही है तो इस सवाल के अलग अलग प्रकार से हम व्याख्या भी कर सकते हैं। पर एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं यही कहूंगा, ये बात सही है, आपके पास राफेल होता शायद आपका जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है वो और बेहतर हो सकता है। परंतु इसमें हमसे ज्यादा जी। कोडिंग आहलूवालिया साहब शायद आप उन्हीं से जी। माफ कीजिएगा, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। तो आज जो 1.5 मिनट में आतंकी जैश के बड़े आतंकी कैंप को भारत ने तबाह किया है, उसके ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर दिखेगा, क्योंकि जैश ए मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी। ज्योति, मैं एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री कल मिलने वाली हैं चाइनीज और रशियन से, वो चाइना जा रही हैं और रशिया चाइना इंडिया का ट्राइलैटरल वहाँ की मीटिंग होने वाली है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि रूस और चाइना की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है पाकिस्तान पर, इस जैश पर इस हमले के बाद। जी नगमा, आज आपने देखा कि विदेश सचिव ने जो बाकी इधर दिल्ली में जो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, पांच तो आप जानते हैं कि परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी जो 10 नॉन परमानेंट हैं, जैसे जर्मनी भी उन्हीं में है, उसी समूह में है, तो उन सबको आज ब्रीफ किया। और जो हमारे जो नेबरिंग जो दक्षिण एशिया के जो हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स हैं उनको भी ब्रीफ। तो कल ये बहुत ही अहम बात आपने कही, जो रूस और चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी कल सुबह, और उसमें जो एक डॉसियर जो आज के राजनयिकों को एक डॉसियर जो है शेयर किया गया है, इसकी प्रति हमारे पास है डॉसियर की जो बनाया गया है। बहुत बढ़िया, अब हम हमारे साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद। तो ये जो डॉसियर है ये शेयर करेंगी। और आज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि चीन ने एक स्टेटमेंट में भी कहा है कि
पाकिस्तान और भारत दोनों को उन्होंने रिस्ट्रेंट का संयम ये की जो बरतने की अंग्रेजी बात में की, जो जी। शब्द इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही खास है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो रिश्ता है एक ऑल वेदर रिलेशनशिप जो माना जाता है, यानी चीन ने बहुत मदद की है, पूरा उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, और वो मसूद सारा अजहर को भी बचाने में। बिल्कुल मसूद अजहर को बचाने में हमने देखा 2 साल पहले जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को नाम लेते हुए जो बाकी परमानेंट 5 जो बाकी जो नेशंस हैं, उन्होंने कहा कि इसको एक तरह से बैन कर देना चाहिए, तो चीन ने उसको बचाया। तो आज भी जो राजनयिकों के साथ जो मुलाकात हुई है फॉरेन सेक्रेटरी की, और कल जो होगी सुबह सुषमा स्वराज जी की, उसमें यही है कि मसूद अजहर के नाम लेते हुए, उनका नाम लेते हुए वो कहेंगी कि जो है इनको सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, मैं उदय भास्कर जी के पास चलना चाहूंगा। कमांडर उदय भास्कर अगर हमारे साथ हैं तो उदय भास्कर जी, सवाल आपसे ये कि क्या ये एक नई डॉक्ट्रिन भारत के सामने, हमने देखा कि उड़ी का हमला हुआ तो उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, अब जो पुलवामा का हमला हुआ है उसके बाद एक तरह से कहें कि एयर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो ये एक नई डॉक्ट्रिन क्या है हमारी कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकवादी कैंप हैं उनको नष्ट करेगा? सब आज के पहल के बाद शायद हम इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंच सकते हैं कि अभी तक भारत ने जो अपने आप एक प्रकार का लक्ष्मण रेखा जो हमने बनाया है कि हम यदि दहशतगर्दी का एक कोई हमला होता है कि हम एयर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मैं कहूंगा कि अभी एक प्रकार से हम उस रेखा से आगे पार गए हैं। ये मोदी साहब ने जो निर्णय लिया है इसमें एक प्रकार का दृढ़ता जरूर है, और आगे देखना है कि इसका अंत में नतीजा क्या होगा, क्योंकि इस सैनिक पहल का एक राजनीतिक उद्देश्य है, एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, और वो ये है कि जैश ए मोहम्मद जैसे गुटों को पाकिस्तान जो है इस प्रकार का समर्थन ना दें। और आपको याद होगा कि जनवरी 2004 में उस वक्त जो प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इसी प्रकार का एक दबाव डालने की कोशिश उन्होंने किया था। तो अभी ये बात सही है, अब तो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त दहशतगर्दी को सामना करने के लिए जो अभी तक हमने संयम का लक्ष्मण रेखा अपनाया था, हम उससे अभी आगे बढ़ गए हैं, और पूरे विश्व में इस वक्त ये चिंता इसी बात का है कि यदि पाकिस्तान के तरफ से अगर सैनिक पहल होगा तो ये जो एस्केलेशन लैडर है ये कहां तक पहुंचेगा। और परमाणु मामलों में परमाणु जो सामरिक नीति है, डिटरेंस थियरी के मुताबिक बार बार यही कहा जाता है कि जिस देश के पास महाविनाशक हथियार है, यदि वो दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। 2003 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश साहब ने इराक के ऊपर हमला कर दिया जबकि वो बेबुनियादी था। कहा गया कि उन्होंने कहा कि इराक के पास महाविनाशक हथियार है और वो दहशतगर्दी को समर्थन दे रहे हैं। भारत ने आज ये साबित किया है कि हमारे क्षेत्र में हम इस प्रकार का कदम आने के लिए तैयार है। क्या ये डॉक्ट्रिन तक पहुंच गया कि नहीं, वो काफी गंभीर है। तो एक निर्णय के ऊपर हम इसको पूरा ये नहीं कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन में किसी प्रकार का परिवर्तन। ठीक है, ये एक कार्रवाई है और इसलिए शायद सवाल ये अभी भी बहुत सारे विश्लेषक भी उठा रहे हैं कि अभी भी हमारी पॉलिसी ऐसी लगती है कि हमने एक फौरी जो जख्म मिलता है उस पर मरहम लगाने की कार्रवाई करते हैं बनिस्बत इसके कि कोई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। पर ब्रेक के बाद मैं इस पर पिनाकी रंजन, ज्योति मल्होत्रा और एयर मार्शल अहलुवालिया से इस पर बातचीत करूंगी। पहले एक ब्रेक। तो पुलवामा हमले के बाद आज भारत ने 1.5 मिनट में एयर स्ट्राइक करके कई जो कहें कि ठिकाने को नष्ट किया है, एक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को नष्ट किया। एयर मार्शल पीएस अहलुवालिया हमारे साथ बने हुए। अहलुवालिया जी, आप बहुत अच्छी और बहुत दिलचस्प जानकारी दे रहे थे मिराज के बारे में, लेकिन एक सवाल ये भी उठा है सरकार की ओर से, कहा गया कि आज अगर रफाल होता, अगर यूपीए सरकार रफाल की सौदे को मंजूरी देती तो शायद इतना अंदर पाकिस्तान में नहीं जाना पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों का कंपैरिजन अलग अलग है।
वो 4th जनरेशन है, राफेल जो आएगा वो 5th जनरेशन है। पर हमको क्या करना है, हमको जो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जो भी हवाई जहाज अवेलेबल है उससे करेंगे। राफेल हो या ना हो, बाकी हवाई जहाज का भी काम होगा, नहीं तो उनको तो रिटायरमेंट में भेज देंगे अभी। और मिराज 2000 के अभी 20 साल और हैं, क्योंकि वो एक्सटेंशन अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है। अपग्रेडेशन में सारे उसकी वेपनरी इंक्रीज होगी, उसके एवियोनिक्स बढ़ेंगे, नैव अटैक सिस्टम बढ़ेगा। तो ये हवाई जहाज हमारे साथ अगले 20 साल तो है ही। तो हमको इसको इस्तेमाल करना है। जिस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, अगर वो कर सकते हैं तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और राफेल और मिराज का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। जी दूसरी बात जो ब्रेक में जाने के पहले हो रही थी कि ये क्या पाकिस्तान को रोकने के लिए काफी होगा, पिनाकी रंजन चक्रवर्ती, क्योंकि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, पर हम देखते हैं कि ये डेटरेंट इनफ नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से हमले होते हैं, दूसरे पाकिस्तान के पास वो तमाम जिसको हम कोवर्ट टेररिज्म कहते हैं वो भी है उनके पास, हमला करने की जो लो कॉस्ट वॉरफेयर है, पर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारी तरफ से नहीं है। क्या इस तरह की जवाबी कार्रवाई से हम पाकिस्तान को रोक पाने में कामयाब होंगे? ये सवाल आज के दिन उठता है। देखिए, इस तरह की कार्रवाई जो होती है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी होगा कि जब दोनों तरफ से, मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म बंद होगा, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। टेररिज्म बंद होना चाहिए। आप टेररिज्म चलाते रहेंगे और हम बात करेंगे, ये नहीं हो सकता, यही सरकार ने कहा है। तो अब पाकिस्तान ये अगर समझता है कि टेररिज्म बंद करने से वो बातचीत बढ़ सकती है तो वो कर सकते हैं। पर बात यह है कि अब पाकिस्तान में इतने सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं जिनको पाल के पोस के पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान पे भी भेजा है, हमारे यहाँ तो भेज ही रहे हैं। तो इस तरह के जो जितने भी तंजीमें हैं, काडर इनकी तैयार हो गई हैं कई। अब इनको खत्म करना पूरी तरह से तो समय तो लगेगा, अगर पाकिस्तान ये तय भी कर ले, पाकिस्तान की आर्मी। पर पाकिस्तान की आर्मी अभी मुझे तो लगता नहीं है कि उस नतीजे पे पहुंची है कि वो इसको खत्म करने के लिए तैयार है। उनके लिए भारत के खिलाफ जो हॉस्टिलिटी है, जो दुश्मनी है, वो उनको सिखाते हैं अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को। वो तो कहते हैं कि हम तो हजारों साल इंडिया के साथ लड़ेंगे। तो अगर उस तरह का उनका रवैया है तो हमें तो इसके साथ रहना पड़ेगा, इस तरह की हॉस्टिलिटी के साथ रहना पड़ेगा। और हमें अपने को मजबूत करना पड़ेगा, और हमको जिस तरह से जवाबी कार्रवाई करनी है करेंगे। पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं है। जी ज्योति, मैं आपसे जाने से पहले एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था कि जो माहौल आज देश में बना था, कि आपने देखा पुलवामा के बाद लगातार पूरे देश में जगह जगह लोग हाथ में तिरंगा लेकर, मोमबत्ती लेकर जुलूस निकाल रहे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। आपको लगता है कि आज की जो कार्रवाई हुई है इससे लोगों को थोड़ा ठंडक पहुंची होगी उनके कलेजे में? जी अखिलेश, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इस बात को लेकर, क्योंकि जब 44 लोग मारे जाते हैं तो गुस्सा तो बहुत था देश के अंदर। और जब प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा कि हम बदला का, उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कहा कि हम फौज को एक खुला एक देते हैं कि वो अपना जैसे वो कार्यवाही करना चाहें वैसे करें। तो मुझे लगता है कि आज के बाद जो ये कार्यवाही हुई है और भारत की तरफ से कोई घायल नहीं हुआ, कोई किसी की मौत नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है। तो पॉलिटिकली इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन आज हम उस बात पे नहीं बात अभी हम उस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें दो और बातें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनका जो रिएक्शन हुआ है बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही सहमा हुआ। कोई इसमें कोई ऐसे कोई बात नहीं है, जिंगोइज्म नहीं है इसमें कहीं भी। बिल्कुल कोई जिंगोइज्म नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिंगोइज्म नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का मामला नहीं है, ये एक देश का मामला है कि भारत ने पाकिस्तान के एक जैश ए मोहम्मद के कैंप को खत्म किया है।
ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम की तरफ ऐसी कोई ये बात तो नहीं भारत की ओर से स्पष्ट की भी गई थी कि ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशन था, जी, इसमें बिल्कुल। किसी भी सिविलियन को और कोई ये मैं- कैजुअल्टी नहीं ये हुई है। जब जाते जाते ये मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो एक रिएक्शन होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि फौज और सरकार के दरमियान अगर कोई भी इस तरीके से कोई अगर डिफरेंसेस अगर आती हैं तो ये बहुत ही इस पर हम दिलचस्प चर्चा है। करेंगे। इस ब्रेक के बाद जी। वापस लौटते हैं इस पर कि पाकिस्तान के अंदर से जो अलग अलग आवाजें आ रही है, क्या वहां पर भी कोई टकराव है? क्योंकि ये हम सबको पता है कि वहां पे सरकार आर्मी के इशारे पे चलती है मोटे तौर पे, लेकिन पाकिस्तान से किस तरह की आवाजें आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो आज के इस हमले में आतंकी जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी ठिकाना था बड़ा, उसे नेस्तनाबूद किया है भारतीय हमले ने। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब ज्योति पाकिस्तान को ये इंटरनेशनली भी एक उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि साबित करें कि या तो जैश का ठिकाना वहां नहीं था, और अगर था तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि भारत ने बहुत क्लियरली कहा है कि उसने जैश के ठिकाने पर हमला किया है, तो जैश का ठिकाना वहां था तभी हमला हुआ है। तो पाकिस्तान एक ऑकवर्ड सिचुएशन में इसके बाद यानी ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है ये हमला। जी बिल्कुल। और उनकी भी कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, प्रधानमंत्री, उनके जो प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने। लेकिन जैसे आपने पहले कहा था नगमा कि इमरान खान एक पाकिस्तान फौज के एक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो वजीर आजम है। बाकायदा हम उनको ऐसा नहीं कर रहे कि उनसे क्रेडिट उनके हाथ से छीन रहे हैं। उनकी जो पाकिस्तान जो पीटीआई उनकी जो पार्टी है चुनाव वो जीता, बाकायदा लेकिन वो चुन सपोर्ट के आई उनको है आर्मी का था। जी बिल्कुल। लेकिन जो सर उनके जो हाथ पे जो उनका जो सिर पे जो हाथ है वो पाकिस्तान की फौज का है। अब ये देखना है कि क्योंकि आज सुबह सुबह आसिफ गफूर जो पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता है, उन्होंने अपने आप कबूल किया कि भारत के लड़ाकू विमान आए हैं हमारे यहाँ और उन्होंने बम जो भी है गिराया है, लेकिन कुछ उसमें नहीं निकला। एक तो ये फौज ने अपने आप कबूल किया है, तो क्या पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब अब उस पे क्या ये रिएक्शन उनका क्या होता है, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो क्या कार्यवाही करते हैं, क्या फौज पे उनकी हिम्मत है कार्यवाही करने में। तो कल जो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है उधर, उसमें भी देखना पड़ेगा कि बाकी जो पार्टीज हैं, जाहिर है कि देखिए वो सपोर्ट करेंगे और वो कहेंगे कि एक वन वॉइस से पाकिस्तान को जो है भारत के अगेंस्ट जो कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन दूसरा, कल ये भी हमने जब सुषमा स्वराज कल ही चीन और रूस के विदेश मंत्रियों से मिल रही है, अगर चीन और वो अगर डॉसियर जब उनको पकड़ाती हैं और कहती हैं कि देखिए ये हमारे पास सबूत है, तो जो चीन के विदेश मंत्री है वो अपने क्लाइंट स्टेट पाकिस्तान से क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि आपको उनका हाथ थामेंगे? ज्योति, इस पर हमें इंतजार करना होगा कल क्या होता है। काफी दिलचस्पी की वाली बात रहेगी। एक लंबी रात ये है और देखना होगा कि इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया आती है चीन की तरफ से। और ये भी जो ज्योति कह रही है कि क्या इमरान खान को इस हमले की कोई किसी तरह की उल्टी प्रतिक्रिया न झेलनी पड़ जाए, उनकी भी सिचुएशन, आर्मी क्या उसके बाद कार्रवाई करती है, क्योंकि अपने ऊपर तो वो इल्जाम लेने से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति मल्होत्रा इस बातचीत के लिए।